दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो। हम इन वीडियोस में यही कोशिश करते हैं कि आपके मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी में न्यूज़पेपर का जो रोल है वो आपको क्लियर रहे। जो भी न्यूज़पेपर में उस दिन पढ़ना है वो आपको पता लगते रहे। अब से हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो भी स्टैटिक टॉपिक्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड हम PDF आपको दे दें डिटेल्ड वे में उस टॉपिक का। तो उस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम टेलीग्राम ग्रुप में भी उसको रेगुलरली शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आप उसको प्रिंट करा के नोट्स रख सकते हैं और जब भी कुछ वैल्यू एडिशन हो तो उसमें वैल्यू ऐड करके अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हैं। हम आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ देखेंगे विद फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आज का न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है, काफ़ी आर्टिकल्स हैं इसमें और इसको हम रिलेट भी काफ़ी चीज़ों से कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं वो भी आज मेंशन्ड है, तो उसको भी हम एज अ रेफरेंस बात करते हुए आगे चलते चलेंगे। अभी देखो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है कि उन पे 2016 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें करप्शन चार्ज लगा था और वो एक पहले राष्ट्रपति हैं जिनका क्रिमिनल ट्रायल हो रहा है और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के। तो बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर देखो म्यूज़ो जो जीता है मालदीव्स में उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना अब ओपन होके आ रहा है कि म्यूज़ो के जीत के बाद हम और आपसे जो रिलेशन है वो और प्रगाढ़ करेंगे और मजबूत करेंगे। अभी चाइना के क्विंगवान शहर में काफ़ी बारिश हुई है। कहा जा रहा है कि इट हैड क्रॉस्ड 80 ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये एज एन एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। जब भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें लिखा जा सकता है कि वर्ल्ड के एग्जाम्पल में जो चाइना में अभी बारिश हुई है क्विंगवान में किस तरह से बारिश हुई है जिसने 80 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है और उससे काफ़ी जो पॉपुलस एरिया हैं वो भी फ्लडेड हो गए हैं। फिर देखेंगे ये जो है ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगर आप UPSC दे रहे होंगे तो एथिक्स जो पेपर 4 है उसमें ये काफ़ी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इसी को बोलते हैं कि अपने द्वारा किए गए काम के प्रति जवाबदेही। मतलब इंटेलिजेंस फेल हो गया था तभी 7 अक्टूबर को अटैक हुआ, तो आप बोलेंगे अटैक अक्टूबर में हुआ और हेड रोल हो रहा है अप्रैल में, वाई सो? तो देखो अगर अक्टूबर में ही रिज़ाइन कर देते तो ऑलरेडी जो सिस्टम बना हुआ था वो सिस्टम भी कोलैप्स हो जाता। तो फर्स्ट ही ट्राइड टू मेक थिंग्स नॉर्मल, उसके बाद इनका हेड रोल किया गया, इनको बाहर किया गया और या फिर ये इन्होंने अपने मर्जी से रिजिग्नेशन दे दिया मिलिट्री इंटेल चीफ से। फिर देखो यहाँ ईरान और पाकिस्तान के बीच में नज़दीकी बढ़ रही है। इसको एज एन पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंडिया ईरान में भी और इंडिया पाकिस्तान में भी। इंडिया ईरान में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडिया ईरान के बीच में जो भी बायलैटरल रिलेशंस हैं उसके जो चैलेंजेस होंगे उसमें इसको लिख सकते हैं कि ईरान की रिसेंटली बढ़ती नज़दीकियाँ पाकिस्तान के साथ वो बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का आदान प्रदान हो सकता है या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान हो सकता है। जो वर्ल्ड ओवर राइजिंग वायलेंस है तो उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान को रिडायरेक्ट करेगा इंडिया के अगेंस्ट में और इंडिया के जितने इंटरेस्ट्स हैं ईरान में उसको प्रभावित करेगा वो, है ना। और चूँकि इंडिया हमेशा से इजराइल के पक्ष में भी रहता है तो इस वजह से और भी थोड़ा ईरान को पुश किया जा सकता है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये पाकिस्तान ईरान और इंडिया के बीच का एंगल है, ये इम्पॉर्टेंट है। एज एन पॉइंट हम अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस पेज में। इस पेज का देखो एक जो डी गुकेश है चेन्नई के हैं, इन्होंने एक प्रेस्टिजियस कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीत लिया है और ये 17 साल के हैं। और अगर पूछा गया सवाल इससे तो इस तरह का रहेगा कि डी गुकेश इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स या विच गेम। तो डी गुकेश जो हैं वो चेस से रिलेटेड है, शतरंज से रिलेटेड है ना। अब इनका जो जीत है क्यों सिग्निफिकेंट है ये सब आप पढ़ लेंगे, इतना हमारे लिए एज सच डायरेक्ट ये नहीं है। अभी देखो यहाँ पे एक है होल्ड PM अकाउंटेबल, इट इज़ ट्रायल ऑफ EC2 सेज कांग्रेस। ये जो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है
हमारे लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? तो जब इलेक्शन कमीशन का हम आंसर लिखेंगे, ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, जब इलेक्शन कमीशन का आंसर हम लिख रहे होंगे तो उसमें हम चैलेंजेस की बात करेंगे, चैलेंजेस जो इलेक्शन कमीशन अपने वर्किंग में फेस कर रहा है। तो चैलेंज सबसे पहला कि उसका इम्पार्शलिटी का चैलेंज आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहा है और काफ़ी कुछ उभर के आया है कि जो मेनी नेशनल पार्टीज़ आर क्लेमिंग दैट इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट वर्किंग इन अ इम्पार्शियल मैनर, इट इज़ सपोर्टिंग अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कह के एक पॉइंट यहाँ से मेंशन हो सकता है, एज एन एग्जाम्पल यूज़ हो सकता है, इसके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट डिनाइंग वीमेन चाइल्ड केयर लीव इज़ अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लिए एज सच डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जहाँ भी वीमेन राइट्स की बात होगी, जहाँ भी वीमेन राइट्स की बात होगी, जहाँ भी वीमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, जहाँ भी हम वीमेन इक्वालिटी की बात करेंगे, जहाँ भी हम आर्टिकल 15 की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा कि अगर महिला का बच्चा है तो उसको देखरेख करने का उसका अधिकार है। अगर उसको उसके लिए छुट्टी नहीं दी जाती है तो ये संविधान का उल्लंघन है ना। तो ये चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स इज़ मैटर नॉट जस्ट ऑफ प्रिविलेज बट ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट, जो कि आर्टिकल 15 के द्वारा दिया गया है। अब स्टेट जो कि एक एम्प्लॉयर है कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू स्पेशल कंसर्न्स दैट अराइज इन द केस ऑफ वीमेन हु आर पार्ट ऑफ वर्कफोर्स। अब ऐसी महिलाएं जो वर्कफोर्स का पार्ट है, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको लेके आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप एक नज़र में ये भी कहते हैं कि वीमेन वर्कफोर्स को बढ़ाना है, दूसरी दृष्टि से ये भी कहते हैं कि वुमेन वर्क फोर्स को हमको छुट्टी नहीं देनी है उनको पर्सनल काम के लिए। तो अब क्या है कि इसमें दो राहें बन रही थी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया कि आपको छुट्टी देना ही पड़ेगा, स्पेशली उनके लिए अगर कोई स्पेशल एबल्ड चाइल्ड है उनका, तो उसके इलाज के लिए, उसकी देखरेख के लिए उनको एक्स्ट्रा समय चाहिए, तो उस हिसाब से आपको पॉलिसीज़ को ढालनी पड़ेंगी। तो ये एज एन एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। कहाँ पे? ये एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म में। जुडिशियल एक्टिविज़म का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसमें ये लिखा जा सकता है कि विमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्टिव्स है। फिर इसको हम लिख सकते हैं कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना, इक्वालिटी को किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अपना रोल अदा कर रहा है, उसमें ये इसका एग्जाम्पल लिखा सकता है एज एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो ये है अमीर इंडियाज़ चिप पुश ताइवान फ्लैग्स टैलेंट गैप्स हाई इम्पोर्ट टैरिफ। ये रिलेटेड किससे है? ये आर्टिकल रिलेटेड है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से, जो कि आज हमारा कोर टॉपिक है डिस्कशन का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। ये हमारे लिए रिलेवेंट है GS2 सेक्शन 2 से, इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर है उसमें सनराइज इंडस्ट्रीज़ में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की एक तो डिमांड बढ़ रही है, उसके बाद इसकी उपयोगिता भी बढ़ रही है, लोगों का काम जो है बहुत शॉर्ट हो गया है इससे। तो उसके लिए हमको कुछ हार्डवेयर्स चाहिए, है ना, हमको कंप्यूटर को और ज़्यादा फास्ट करना है, हम लोग सुपर कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, हमको मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस चाहिए, तो उसके लिए चिप एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, सेमीकंडक्टर चिप। तो इस सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में ताइवान का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी कंसर्न्स है ना। तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बिहार में सिचुएशन क्या है, राइट। तो अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, हम लोग इसके सिग्निफिकेंसेस देखेंगे, करंट चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इंडिया में। तो किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें या इकोनॉमी की बात करें तो हमेशा हम एक टॉपिक जरूर लिखते हैं अपने आंसर में कि करंट स्टेट क्या है, अभी का सिचुएशन क्या है, उसी के बेसिस पे हम उसको एनालाइज करेंगे ना। तो आपको प्रेजेंट का सिचुएशन बताना पड़ेगा। तो प्रेजेंट का सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट ग्रोथ इसका बूम करने वाला है, 2032 तक ऐसा अनुमान है कि ये $100.2 बिलियन तक पहुँच जाएगा, है ना। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि अभी देखो इंडिया में स्मार्टफोन यूसेज काफ़ी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट हमें हर चीज़ में डिजिटल इनिशिएटिव को पुश कर रही है ना। उसके बाद PLI इनिशिएटिव्स आए हैं, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिल रहा है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड भी बढ़ा है, यूसेज भी बढ़ा है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी बढ़ी है। तो इसको लेके
गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और मार्केट भी अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है और ऐसा प्रोजेक्शन है कि $100 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री हो जाएगी। फिर है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बहुत कम हो रहा है जितना डिमांड है उस हिसाब से। और रिसेंट डेवलपमेंट में देखें तो मार्च 2024 में 3 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स इनॉग्रेट किए गए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के। तो गवर्नमेंट भी इन फैब्रिकेशन यूनिट्स को सेट करने के लिए काफ़ी फंडिंग दे रही है ना। तो ये करंट डेवलपमेंट में हो जाएगा कि ये सब अभी ऐसा चल रहा है। हमारा अभी डिपेंडेंस काफ़ी इंपोर्ट पे है ना। तो इससे आपको क्लू मिल जाएगा कि हमको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अब क्या है कि जो हमारा इंपोर्ट पे इतना डिपेंडेंस था उसका गियर अभी शिफ्ट हो रहा है एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर आवर ओन सेमीकंडक्टर चिप्स ईदर बाय एफडीआई, चाहे माइक्रोन टेक्नोलॉजी टाइप कंपनीज जो हैं यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, अपनी फैक्ट्री लगाए, या फिर हम डोमेस्टिक फैब्रिकेशन यूनिट्स यहाँ बनाएं ताकि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और ज़्यादा पुश कर सकें। तो इस इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आज के टाइम पे डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट, ऑटोमोटिव सेगमेंट, हेल्थ केयर और डिफेंस से। इन सब में चाहिए सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद होगी तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। तो जो हमारा लागत होगा वो अगर कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कर सकेंगे, प्रॉफिट हमारा मार्जिन बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। सेमीकंडक्टर क्या है? आने वाले टाइम पे अब समझिए 1998-2000 का टाइम था जब 4 kbps और 6 kbps स्पीड होता था इंटरनेट का। आज ये बढ़ के gbps पे चला गया। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा एडवांस होता रहता है। स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, और भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स हो, डिफेंस इक्विपमेंट, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, अभी तरह तरह की लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गई हैं हेल्थ केयर में भी, आप देखोगे तो, है ना। तो कैसे डेवलप हो रहा है? तो वही सेमीकंडक्टर चिप जो बेस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वही उसका डेवलपमेंट का बेस है। तो उसको डेवलप करेंगे तो हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में भी नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। जॉब क्रिएशन तो होगा ही, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिफेंस के लिए हम चिप इंपोर्ट करते हैं तो पता नहीं कि उस चिप में क्या एम्बेडेड है ऑलरेडी, है ना। तो हो सकता है हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को वहाँ नहीं पहुँचाए, हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पास ऑन होती रहे। फिर हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल बना सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, हम अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकते हैं। फिर हम अपने इकोनॉमी को ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं अगर एक्सपोर्ट हम बढ़ाएं उससे, है ना। दूसरी बात ये भी होगी कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा? फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, है ना। हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा। जब इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे, तब हम एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा हमको आभास भी होगा। फिलहाल कुछ चैलेंजेस हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, रिसर्च लैब्स नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, और इन सब के कारण जो इंडिजिनस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही हैं क्योंकि जस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है और रिटर्न्स उनको टाइम पर नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एडिक्वेट नहीं है। तो उस हिसाब से इसको भी काम करने की ज़रूरत है, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। फिर रेगुलेटरी हर्डल्स है, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरेंसेज इतने सारे होते हैं, पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी होती है। मतलब आज हमने लैपटॉप के एक्सपोर्ट को बैन किया और 15 दिन के बाद उसको अलाउ कर दिया, है ना। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है पॉलिसी की, उसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। फिर टेक्नोलॉजी गैप है, मतलब अभी जो हम जो टेक्नोलॉजी जानते हैं और जो मार्केट में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। वो अभी रिसेंट है और अब अभी भी हम ट्रिवियल टाइम पे हैं, क्योंकि हम अपनी R&D को नहीं बढ़ा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जो स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन चाहिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हम नहीं ला रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा स्किल्ड होंगे और टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। अब इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हो गया, है ना। फिर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब्स हो गया, जैसे सेमीकंडक्टर वेफर फैब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है दैट एम्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड प्रमोट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करना है, पॉलिसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना है। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हमने देखे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी देखे। अब हम देखेंगे कि इसके लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हमको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, यानी कि जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं, जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। एकेडमिया टू लीवरेज एक्सपर्टीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। फिर
एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया। फिर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात होती है। फिर हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। इनोवेशन और आईपी क्रिएशन मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएशन। इससे क्या होगा कि हमको कॉपीराइट या हमको पेटेंट मिलेगा, सॉरी इसमें पेटेंट होता है, पेटेंट मिलेगा। पेटेंट मिलेगा तो हम उसको अच्छे दाम पे बेच सकते हैं, उसका प्राइस भी हमको अच्छा मिलेगा। फिर लास्ट ग्लोबल इंटीग्रेशन करके हम अपने सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे और थोड़ा फोकस करें तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी हो सकती है। और ताइवान जो है अभी उसी चैलेंजेस की बात करता है कि यहाँ पे कम्बरसम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, हाई टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंपोर्ट्स एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ये जो आंसर है ये जो टॉपिक है इसको एज एन एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें एज एन एग्जाम्पल चैलेंजेस जो है उसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम रिसेंटली या केस स्टडी करके रिसेंटली ताइवान हैज़ एक्सप्रेस दिस फॉल्ट्स, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक डायनेमिक हो जाएगा, है ना। अभी देखो इसमें है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो सूरत के हैं उनको बिना लड़े ही चुनाव जिता दिया गया। कहाँ तक सही है कहाँ गलत है हमारे काम की चीज़ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट होना है कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे बिना लड़े ही इस बार के इलेक्शन में जिता दिया गया, तो वो है सूरत। इसके बाद हम देखेंगे गाजीपुर लैंडफिल ब्लेज। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक नॉर्मल न्यूज़ है। गाजीपुर लैंडफिल साइट जो दिल्ली में है उसमें आग लगी है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है या जो पॉल्यूशन का हमारा टॉपिक है उससे अगर क्वेश्चन आए तो एज एन एग्जांपल हम लिख सकते हैं गाजीपुर लैंडफिल में हमेशा आग लगती रहती है। तो इस तरह की सिचुएशन पटना जैसे शहर में, भागलपुर जैसे शहर में, बेगूसराय जैसे शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बेगूसराय अभी वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के रूप में बना, तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी लैंडफिल साइट हो उसको प्लग करना चाहिए। तो यहाँ से ये सीखने लायक है। अब इसके बाद अगला आर्टिकल यहाँ पे देखो, लिंगायत, एक वर्ड यूज है लिंगायत। इसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रीस्ट हैं या कहें तो एक पर्सनालिटी है जो हम लिंगायत से रिलेट करते हैं। वो कौन सी पर्सनालिटी है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक मैं हिंट दे देता हूँ, उनका कल्याण मंडप से रिलेशन था, उनके द्वारा कल्याण मंडप बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। अब एक्टर रणवीर सिंह फाइल्स कंप्लेंट ओवर डीप फेक वीडियो, अनदर एग्जाम्पल दैट यू कैन यूज़ इन डीप फेक वीडियो, है ना। इससे पहले भी हुआ था पिछले साल और इस बार फिर से रणवीर सिंह से रिलेटेड कुछ डीप फेक वीडियो आया है, उससे रिलेटेड उन्होंने कंप्लेन किया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर शेंजन वीज़ा कहाँ इशू होता है, तो शेंजन वीज़ा इशू होता है जब आप यूरोप की कंट्रीज़ में विजिट करेंगे, उसके लिए आपको शेंजन वीज़ा की ज़रूरत है। तो अभी क्या है, वहाँ की यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अपने टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स ले रही हैं। उसी में यह है कि शेंजन वीज़ा को थोड़ा रिलैक्स करेंगे और मल्टीपल एंट्री वीज़ा देंगे। क्या होता है कि वीज़ा जब मिलता है, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो वो क्या है अलग अलग तरीके होते हैं। सिंगल विजिट का हो गया, मल्टीपल विजिट का हो गया और टाइम ड्यूरेशन। तो अगर मल्टीपल विजिट और टाइम ड्यूरेशन अगर 5 साल का है, मल्टीपल विजिट्स अलाउड है, यानी कि 1 साल में 3 विजिट्स मैक्सिमम आप कर सकते हैं, इस तरह से करके वीज़ा मिलता है। तो उसी को और ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह का वीज़ा देगा तब तो ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ पे आएगा। ये आर्टिकल डायरेक्ट हमारे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है। जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उससे किस तरह से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, किस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज हावी हो रही हैं, और हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो हमारे सेविंग्स को कैसे रिड्यूस कर रहा है, ये आर्टिकल उसी से रिलेट करता है, इसको देखा जा सकता है। अब यहाँ पे है कि पॉलिटिक्स इन मालदीव्स इन स्ट्राइड, दिल्ली मस्ट कंटिन्यू टू इंगेज इन माले। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी म्यूजियो की पार्टी मालदीव्स में जीत गई है। अब उसकी पार्टी को सपोर्ट करता है चाइना। तो अब इंडिया को ये समझ के कि उसको तो ऑलरेडी चाइना सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों सपोर्ट करें, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये एक मायोपिक विज़न हो जाएगा। हमारा अभी काम यही होना चाहिए कि हम मालदीव्स को तरीके से ट्रीट करें, एज ए बायलैटरल पार्टनर ट्रीट करें। और इस मामले में राइटर कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी वेल नॉट टू ओवर रिएक्ट एंड ट्रीट द अटेम्प्ट्स टू डिस्टेंस माले फ्रॉम दिल्ली विथ सॉफ्ट हैंड्स, है ना। वो हमेशा से एक सॉफ्ट हैंड यूज़ करके उसको अलग करना चाहा। और जो म्यूजियो थे जो जीते हैं उनका बेस ही था जीतने का, आउट ऑफ इंडिया कैंपेन वो चला रहे थे, तो वो कम्प्लीटली इंडिया के विरोधी हैं। लेकिन राइटर का यही कहना है कि कभी भी जो नेबर्स हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को आप फॉरेन रिलेशंस में मत लाइए। अगर आप कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे फॉरेन कंट्रीज़ की, तो आप उनसे अच्छा बायलैटरल रिलेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री में एक तरह के लोग नहीं होते हैं।
अलग अलग तरीके के होंगे। हो सकता है वैसे लोग पावर में आ जाए जो आपके अगेंस्ट हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे सारे टाइज हटा लेंगे। और मालदीव्स को भी ज़रूरत है आपकी, मालदीव्स भी इंटरेस्टेड है, तो अगर वो भी इंटरेस्टेड है, आप भी हैं, तो आप इस रिलेशन को बरकरार रखिए। ठीक है। इस आर्टिकल में इतना ही था हमारे काम का। अब चलेंगे आगे। टू सफोकेट टू डेथ वाइल क्लीनिंग ड्रेन। यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि केरला में एक रोबोट बनाया गया है। वो रोबोट क्या करता है, जो ड्रेन्स हैं उनको ऑटोमेटिक क्लीन करता है, जो सीवर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, उसमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसका नाम क्या है रोबोट का, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे तापी रिवर है, तापी रिवर की चर्चा हुई, तो तापी रिवर से रिलेटेड इसकी ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ गिरती है, कहाँ कहाँ से पास होती है, इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, और इसके साथ एक और नदी है नर्मदा। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते ही हैं सवाल नर्मदा और तापी से। अब अगले पेज में देखेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 69 में पूछा भी गया था कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। एफएसएसआई क्या है, 2 दिन पहले सैटरडे वाले वीडियो में मैंने एफएसएसआई को काफ़ी डिटेल में बताया था कि एफएसएसआई है क्या, क्या काम करता है, किस एक्ट के अंदर काम करता है, कौन से एक्ट को इन्फोर्स करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या अचीव कर पा रहा है वो। फिर इसे है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में ही पढ़ना जरूरी है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से एक्ट को इन्फोर्स करने की कोशिश करता है ना। और भी रिसेंट कुछ इश्यूज़ है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए इसके बारे में स्टैटिक। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने ये कहा है कि 7% की सस्टेनेबल ग्रोथ जो है, सस्टेन्ड ग्रोथ जो है वो इंडिया में फिजिबल है। मतलब हम 7% की ग्रोथ से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पा रहे हैं। अब इंडिया की सोलर सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको डी बॉटलनेकिंग की ज़रूरत है। इसके बारे में भी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल से, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी इसमें यही है कि हम 1000 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी बनाने का हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन हम उतना इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को अगर हम दूर करेंगे तो क्या है, जैसे अभी एक इनिशिएटिव आया, पहले पीएम कुसुम इनिशिएटिव था एक, है ना, पीएम कुसुम था। अभी आया है कि 2 करोड़ हाउस होल्ड्स में हमको क्या करना है, सोलर प्लेट लगाना है उनके छत पे, है ना। तो ये भी एक इनिशिएटिव है सोलर पावर से रिलेटेड। तो सोलर सेक्टर जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है हमारे GS2 सेक्शन 2 में, इसके लिए इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ये आर्टिकल भी अच्छा है, इसको पढ़ा जा सकता है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं जो एफएसएसआई का एक कंप्लेन था। हाँ, ये आर्टिकल है। एफएसएसआई ने स्टेट्स को कहा है कि अपने जो ब्रांडेड स्पाइसेस हैं, जो भी मसाले हैं, उनको क्वालिटी कंसर्न्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर ने क्वालिटी कंसर्न बताया। उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था 4 स्पाइस मिक्स MDH से और एवरेस्ट से, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि आपके स्पाइसेस में जो है वो इथिलीन ऑक्साइड मिक्स है, जो कि किसी भी फूड कंपाउंड में, फूड प्रोडक्ट में एज़ पर रेगुलेशंस अलाउड नहीं है। तो क्या वो ऑलरेडी है? तो इससे रिलेटेड हमको ज़रूरी है कि हम इंडिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को समझें। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये एज एन एग्जांपल भी लिखा जा सकता है कि रिसेंटली अ लार्ज स्पाइसेस ऑर्डर फ्रॉम हांगकांग एंड सिंगापुर हैज़ रेज्ड ऑब्जेक्शन ड्यू टू क्वालिटी कंसर्न्स। तो क्वालिटी कंसर्न्स जो है वन ऑफ द चैलेंजेस होगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अगर हम डिटेल से समझने की कोशिश करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे BPSC के लिए। ऑलरेडी से सवाल पूछा भी है, तो ये कुछ रिलेवेंट कोट है जो आप लिख सकते हैं अपने आंसर को स्टार्ट करने में। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, जैसे स्वामीनाथन जी इसको सनराइज इंडस्ट्री बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये वेल्थ जनरेटिंग एक मशीन है, इस तरह की बात करते हैं वो। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया में? तो वो वैल्यू एडिशन करता है, क्योंकि अभी देखोगे तो 45% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से इंगेज है। तो अब इस 45% ऑफ पॉपुलेशन को सिर्फ एग्रीकल्चर और क्रॉप के भरोसे तो हम नहीं रख सकते ना। तो इनको क्या है, हमको जो वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है,
जो वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हो रही है, उसको हमको रिलेट करना पड़ेगा किससे? एग्रीकल्चर से। तो हम डायरेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन में, सीड वगैरह में, इनपुट्स में नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, हम एक काम करेंगे, इनकी मार्केटिंग में ही करेंगे। मार्केटिंग या फिर इसके जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उसमें करेंगे, या फिर इसका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हम करेंगे उसमें हम नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि क्रॉप को हम डायरेक्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ करें और उसके प्रोडक्टिविटी को और हम इन्हांस कर सकें। मतलब एक आलू है तो उससे हम 10 पैकेट अगर चिप्स बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमको उस आलू की कीमत अच्छी मिलेगी और अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना, वो भी हम अचीव कर पाएंगे। फिर न्यूट्रिशनल प्रिजर्वेशन भी एम है, कन्वीनियंस जितना जल्दी मिल सके, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, फूड सेफ्टी भी ज़रूरत है जिसका सिग्निफिकेंस है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। अब ऐसे क्या क्या ड्राइवर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ढकेल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए? तो चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, अब लोगों के पास पैसा बढ़ गया तो सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स चेंज हो गया है, लोगों की हेल्थ प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि प्रोसेस्ड और वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है ना। जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज होगा, उतना ज़्यादा जो है रेडी टू ईट मील्स या प्रोसेस्ड फूड की मांग बढ़ेगी और इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तो हम लोग एग्रीकल्चर को अपने ग्लोबलाइजेशन से जोड़ने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और वो टेक्नोलॉजी हम लोग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो हो रही हैं, ये भी वन ऑफ द की ड्राइवर्स है कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और डेवलप करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस फेवरेबल पॉलिसीज़ हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं, वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, काफ़ी रेगुलेशंस ला रहे हैं फूड सेफ्टी के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि इंडस्ट्री ग्रोथ और हो सके। फिर सप्लाई चेन एफिशिएंसी की बात करते हैं, फिर ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उनको। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अगर हम लिंकेजेस की बात करते हैं, लिंकेजेस का मतलब होता है कि जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमने बनाई तो उसका कहाँ कहाँ से लिंकेज होगा, उसका फार्म से लिंकेज होगा, उसका मार्केट से लिंकेज होगा, उसका जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, उससे एक्सेस होगा, उनका इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं उनसे लिंकेज होगा। तो यही इसी में बात की गई है कि फार्म टू फोर्क लिंकेज, मतलब फार्म खेत, फोर्क मतलब खाने वाला कांटा। तो वहाँ का जो लिंकेज है वो इनपुट सप्लाई से प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में किस तरह से किया जाता है। फिर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग लिंकेजेस हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक लिंकेजेस है, फिर मार्केटिंग एंड रिटेल लिंकेजेस है, फिर बाद में कस्टमर फीडबैक और इनोवेशन लिंकेज है, और लास्ट में रेगुलेटरी और पॉलिसी लिंकेज तो होता ही है सरकारी तौर पे, है ना। अब कुछ चैलेंजेस हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इशू है कि सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, क्या हम उसको टाइम पे पहुँचा पा रहे हैं, क्या होता है बीच में ही पेरिश हो जाता है ना। फूड को हम जूस बनाने के लिए भेजते हैं लेकिन रास्ते में वो सड़ जाता है, तो क्या है एक लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। तो हम इसके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, या और भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जैसे DFC कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, उसी तरह से रोड के लिए भी कुछ किया जा सकता है ऐसा। क्वालिटी कंट्रोल, रिसेंटली जो सिंगापुर और हांगकांग ने इशू रेज किया है कि उनको स्पाइसेस जो मिले हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का सवाल है कि अभी भी हम काफ़ी पुराने वाली टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं, उसके क्या होता है एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाता है ना। तो ये सब फैक्टर्स हो जाते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस, फिर मार्केट डायनेमिक्स। गवर्नमेंट स्कीम्स टू बूस्ट एफिशिएंसी, उसको एफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो उसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, मेगा फूड पार्क स्कीम है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, ये सब जो हैं ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब कुछ सजेशंस आपको अपनी तरफ से भी देने पड़ेंगे और कुछ नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दिया है कि तुम क्लस्टर डेवलपमेंट करो, तुम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाओ, पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है सरकार को, वो बोलते हैं। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो भी हमको चाहे क्वालिटी कंट्रोल करना हो, चाहे उनके प्रमोशनल कैंपेन्स करने हो, ट्रेड फैसिलिटेशन करना हो, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना, ये सब काम जो है नीति आयोग सजेस्ट करता है। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस तो करना ही चाहिए, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो एवरग्रीन रहेगा। अब इसको एवरग्रीन रखेंगे तो इसमें ऐसे प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व किया जाए जो हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारे इन्वायरमेंट को भी एवरग्रीन करके रखे। तो उसके लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस ज़रूरी है। हम वेस्ट रिडक्शन करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी करें, ताकि हमारी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी हो जाए उसके लिए। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। जो भी 2-3 सवाल मैंने पूछे हैं उसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो पता लगेगा कि हाउ यू आर इंगेजिंग विथ अस एंड हाउ यू आर
ग्रास्पिंग द वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।